Okay, बच्चा पार्टी. So today I'm going to start the impulse and collision. इसमें स्टार्टिंग में पहले इम्पल्स के थोड़े बेसिक की बात करोगे, उसके बाद इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, केस डिपेंडेंट कैसे बन जाते हैं, फिर उसके करेंगे न्यूमेरिकल्स, देन स्टार्ट होगा कॉलिजन और उसके बाद रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और ये कंटिन्यू अब चलेगा. ठीक. तो अभी देखो, जैसे सबसे पहले हमें थोड़ी सी बात करनी है इम्पल्स को लेके. ये इम्पल्स आपके दिमाग में सेट होना चाहिए. इम्पल्स सबसे पहले ये देखो, फिजिक्स में बहुत सारी बॉडीज की प्रॉपर्टी पढ़ते हो कि ये सॉलिड है, ये इसमें इलास्टिसिटी है, ये रिजिड है. इस टाइप से बॉडीज में प्रॉपर्टी होती है. पर इम्पल्स किसी भी बॉडी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है. ये एक मेजरमेंट है कि सडनली बॉडी में कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो उस बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे उसके मोमेंटम में, उसकी स्पीड में, उसको बोलते हैं इम्पल्स. और अगर रियल लाइफ के साथ इसको कंपेयर करोगे तो सिंपल एग्जांपल है कि जैसे देखा होगा, अगर किसी को कोई बात करो तो बहुत ज्यादा लोग सडनली खुश भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं. कहने का मतलब है, ऐसी न्यूज भी सुना दो जिससे लोग को अटैक पड़ जाता है. कुछ ऐसी न्यूज भी आती है कि लोग अपनी जगह उछल पड़ते हैं और थोड़ी देर के लिए. वो क्या है? वो एक साउंड इम्पल्स है. हमारे अंदर एक ऐसी चीज गई जिसने बॉडी में चेंज किया. सडनली मेरा मोमेंटम चेंज कर दिया. कोई बहुत सैड बैठा हुआ था, बहुत उदास बैठा हुआ था, सडनली उसके रिजल्ट के बारे में बता दो या कोई ऐसी न्यूज दे दो जिससे कि वो खुश हो जाए, तो उसकी बॉडी में सडनली मोमेंटम में बहुत सारा चेंज आएगा. तो वो एक इम्पल्स है. क्या ये एक डिग्री है, मतलब एक मेजरमेंट क्वालिटी है तो किसी भी बॉडी में कुछ चेंज कर सकती है. अब फिजिक्स में इसको हम लोग देखते कैसे हैं? होता क्या है कि जैसे सेकंड लॉ हम लोग पढ़ते हैं जिसमें ये पढ़ा था कि डेल्टा पी और डेल्टा टी, इन सिंपल वे में. यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन सब पढ़ ही चुके हैं. तो डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम और ये होता है एफ डेल्टा टी, जिसमें इस फोर्स को बोलते हैं एवरेज फोर्स. अभी तक इसमें कोई नई चीज नहीं आई. अब मान लो ऐसा हुआ कि इसमें जो फोर्स है, मैंने वो ऐसा फोर्स एक ऐसे केस में लिया जा रहा है कि जो फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम है. फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर एक बैट्समैन खड़ा हुआ है, ये उसके हाथ में बैट है. सडनली एक बॉल है जो उसके पास आ रही है, यानी ड्यूरिंग क्रिकेट मैच. तो अब इस सिचुएशन को अगर तुम अच्छे से देखो, साथ में एक ग्राफ को बनाते हुए चलो कि यहाँ पर मैं उस फोर्स को लूंगा जो बॉल फील करेगी और यहाँ पे मैं लूंगा टाइम. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये नोटिस करना. मान लो मैंने यहाँ पे टाइम की वैल्यू एक बना दी T1 और एक बना दी T2. ये T1 क्या है? जस्ट बिफोर टचिंग द बैट, यानी बॉल का बैट के साथ टच में आने से ठीक पहले. अब जैसे ही बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल के पास किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हम लोग नहीं ले रहे. जैसे ही वो बैट के टच में आई, उसको इसी टाइम में सडनली उस पर जो फोर्स पड़ा वो ऐसे राइज करेगा. और उसके बाद जब बॉल वापस चली जाएगी तो ये जो कांटेक्ट था वो T1 और T2 के बीच में ही हुआ, जरा सा हुआ. तो ये फोर्स ना सडनली ऐसे डाउन भी हो जाएगा और ये T2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस जगह. तो T1 और T2 के बीच में अगर मैं मानूं कि ये जो बॉल है इसका टाइम था 0 सेकेंड और यहाँ पर है 1 सेकेंड, तो 0 और 1 सेकेंड के बीच में बॉल पर एक हैवी फोर्स पड़ा. तो बॉल के लिए ये क्या बोला जाएगा? ये इम्पल्स बोला जाएगा. अब हमें यहाँ इसलिए मैंने बोला है कि ये फोर्स जो होता है वो टाइम का फंक्शन होता है. और इस इम्पल्स वाला जो वर्ड है ये एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी, हम लोग इसको जे से जनरली डिनोट करते हैं. हमने यहाँ पे क्या सीखा? तो डेल्टा पी है वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू जे. जे मींस इम्पल्स. इम्पल्स मींस हैवी फोर्स किसी भी बॉडी पे थोड़े से टाइम के लिए लगे तो वो फोर्स और टाइम इंटरवल का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको बोला जाता है इम्पल्स. अब इसको और कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर लिख सकते हो कि एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी. और अगर ये फोर्स और टाइम का एरिया निकालोगे तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्स और टाइम का. और काइनेमेटिक्स में बहुत सारे ग्राफ पढ़ा है. ग्राफ में दो चीजें होती है, या तो हम स्लोप की बात करें या एरिया अंडर ग्राफ की बात करें. तो अगर एरिया अंडर ग्राफ लोगे फोर्स और टाइम के बीच का तो मिलेगा हमें, यहाँ से क्या मिलेगा? इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी अगर मैं एरिया निकालूं किसका? फोर्स और टाइम ग्राफ का. इतनी चीजें हमारे दिमाग में आई. अब इसको थोड़ा अच्छे से बना के एक बार लिख दो
कि मान लो कोई बॉडी है जो इनिशियल मोमेंटम के साथ मोशन कर रही थी। अगर इस इक्वेशन में जे को मैं राइट साइड में ले जाऊं यहाँ पे, उस पर एक एक्सटर्नल इम्पल्स पड़ा, जैसे बैट ने बॉल को मारा या किसी को तुम थप्पड़ मार दो, तो सडनली उसकी बॉडी में एक मोमेंटम चेंज हुआ। ये अब इसको अप्लाई करने से पहले एक चीज सीख लो, जिस बॉडी की वेलोसिटी या इम्पल्स आपसे पूछा जाएगा उसका इनिशियल मोमेंटम लोगे, और एक्सटर्नल इम्पल्स जो उस पर आएगा उसका सोर्स कोई और होगा। मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स आएगा और उस बॉडी को हिट करेगा, लेकिन कांटेक्ट जो होगा बॉडी का और फोर्स का वो बहुत थोड़ा होगा, जिससे कि बॉडी में एक नया मोमेंटम बनेगा और उसको हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। और इस इक्वेशन का नाम जो हम आगे पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब जो पढ़ के आए हैं यहाँ से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो ये है एग्जांपल नंबर 1 और यू कैन से दिस इज द टाइप नंबर 1। यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है कि देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, जो सरफेस है वो स्मूथ है, एंड देयर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज F। नाउ इफ द वेरिएशन ऑफ फोर्स, जो फोर्स का वेरिएशन है वो डायग्राम में किस टाइप से दिखाया गया है वो देख लो। इसमें मैंने लिखा हुआ है इफ एफ वेरीज एज शोन इन द डायग्राम, डायग्राम मींस ग्राफ। यहाँ पे जब टाइम टी का वैल्यू 0 है तो कोई भी फोर्स इस ब्लॉक पर नहीं लगता, लेकिन 0 से 1 सेकेंड के बीच में सडनली ये फोर्स कितना हो जाता है, 100 न्यूटन। यानी नोटिस करने वाली चीज है, ये जनरल क्वेश्चन नहीं है। 0 और 1 सेकेंड के बीच में अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन होता है, मतलब एक हैवी फोर्स थोड़े से टाइम इंटरवल में लगा, मतलब ये इंपल्सिव नेचर है। और 1 से 2 सेकेंड के बीच में ये फोर्स फिर से 0 हो जाता है। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो टाइम डिपेंडेंट है, थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा, थोड़े से टाइम में बहुत कम, मतलब इंपल्सिव है। फिर इसमें कहा गया है कि फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द फोर्स सीजेस टू एक्ट। मतलब इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगा वो ग्राफ में तुम्हें दिखाया गया है, तो स्पीड बताइए उस ऑब्जेक्ट का जिस पर ये फोर्स लगा। लेकिन स्पीड आपको तब बतानी है जब फोर्स अप्लाई होना बंद हो जाए, यानी पूरी तरह उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। टाइम टू इक्वल 2 सेकेंड। अब देखिए हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स विल बी फाइनल मोमेंटम। किसी भी बॉडी में जो इनिशियल मोमेंटम है जब उस पर इम्पल्स पड़ता है तो वो फाइनल मोमेंटम देता है। ये चीज हमारे दिमाग में थी। हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करी कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। तो इसके लिए मास यहाँ पे 10 kg दिया है, 10 लिखो। इनिशियली वो रेस्ट में था तो 0 हो गया। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी इम्पल्स की। अब तुम्हारे माइंड में एक चीज आएगी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था अगर फोर्स टाइम ग्राफ दिया है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो हम उसका एरिया निकालेंगे, हमें इम्पल्स मिल जाएगा। तो एरिया कितना है, 1/2 इंटू बेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2, हाइट कितनी है 100, और ये इक्वल होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फाइनल वेलोसिटी, because you are going to solve the final momentum, so we'll put here the final velocity, right? अब देखिए ये हो गया 0, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 100 हुआ, ये 10 भी हुआ, तो v का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, एक सिंपल सा इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया। अब इसी टाइप से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो पहले इसमें न्यूमेरिकल पे जाने से पहले कुछ थ्योरी जरूरी है, टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले लिख दिया। जैसे इम्पल्सिव फोर्स की बात पहले करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ रिलेटिवली हायर इन मैग्नीट्यूड एक्टिंग फॉर ए रिलेटिवली शॉर्टर टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। मतलब कहने का ये है कि इम्पल्सिव फोर्स एक रिलेटिव वर्ड है। जनरल बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, लेकिन ये एक अलग टाइप का फोर्स है जो अदर फोर्सेस के कंपैरिजन में, जैसे कोई नॉर्मल फोर्स है, एक ब्लॉक रखा है उस पर लग के रह जाएगा, और कहीं अपना जैसे घर बना हुआ है इसमें चारों तरफ से बाउंड्रीज हैं, ये जो चारों दीवारें हैं रूम की, ये लॉन्ग टाइम तक रूम को सस्टेन करेंगी, तो ये इम्पल्सिव नहीं होगा। यानी यही फोर्स जो नॉर्मल है ये इम्पल्सिव हो सकता है अगर ये हैवी मैग्नीट्यूड में थोड़ी देर के लिए अप्लाई हो। तो ये एक रिलेटिव वर्ड है, जनरल फोर्स नहीं है। दूसरा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पल्स फोर्स इज ए रिलेटिव टर्म, समझ गए रिलेटिव का मतलब, यानी कोई भी फोर्स इम्पल्सिव बन सकता है अगर वो थोड़ी देर के लिए लार्ज स्केल पे अप्लाई हो।
दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव होते हैं। ऐसा रीजन क्या है? जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल पे अगर तुम सोचोगे तो ये स्प्रिंग है। यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक रखोगे तो पहले इस ब्लॉक का जो वेट है जब वो उस पर एक्शन लेगा तो वो फोर्स पहले नीचे जाएगा, फिर स्प्रिंग के मीडियम से होते हुए वापस आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, यानी नॉन इम्पल्सिव। इसीलिए देखा होगा जो बाइक वगैरह होते हैं उसमें सॉकर बने होते हैं। जब वो ब्रेकर पर जाती है तो ऊपर से वेट पड़ता है, फिर वो सॉकर नीचे तक जाता है, फिर वो हमेशा लौट के ऊपर आता है। तो वहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता, तब तक ब्रेकर निकल जाता है। सोचो गाड़ी का जो सॉकर है उसका स्प्रिंग खराब हो जाए, तो जब ब्रेकर आएगा तो उछल के दूर गिरोगे। तो यहाँ से तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि अगर कोई आयरन का रॉड है, तो उस रॉड में अगर तुम कोई हैवी फोर्स थोड़ी देर के लिए लगाओगे तो रिएक्शन नॉन इम्पल्सिव सॉरी इम्पल्सिव होगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव शो करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन, ये केस डिपेंडेंट फोर्स है। मतलब ये इम्पल्सिव हो भी सकते हैं और ये इम्पल्सिव नहीं भी हो सकते हैं। तो अपना इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले हम बात करेंगे नॉर्मल की, फिर बात करेंगे टेंशन की और फिर बात करेंगे फ्रिक्शन की। जो जनरल चीज थी, अब देखो यहाँ से वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल इम्पल्सिव रिएक्शन की, यानी इम्पल्सिव नॉर्मल। हमारे जो क्वेश्चंस आगे आएंगे उसमें इसको कैसे डिसाइड करोगे? तो एक सिंपल सी चीज है, जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके। अब मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर एक स्फेयर है 1 और दूसरा स्फेयर है 2। दोनों का साइज आइडेंटिकल है, मतलब अगर मैं वॉल्यूम की बात करें तो इक्वल है और मास की बात करूं तो इक्वल है। अब देखना, ये इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से और ये आ रहा है इधर v2 वेलोसिटी से। दोनों चले इनिशियल लेवल पे, यहाँ पे देखिए इसका सरफेस ऑफ कांटेक्ट। अब इस पर अगर मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूं तो एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है जिसको मैं N2 से लिख रहा हूँ। यहाँ पर फोर्स लग रहा है उसको भी मैं N2 से लिख रहा हूँ। अब सोचोगे दोनों को N2 N2 क्यों लिख दिया? मैंने पहले ही बोला हुआ है मास इक्वल, साइज इक्वल, तो वेट भी इक्वल। हाँ, मैंने जो N2 लिखा है उसका पर्पज है कि इट इज ए नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड द सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक। लेकिन जब ये बॉडी ऐसे आगे आते जाएंगे और आपस में कोलाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे इनका कॉलिजन होगा, हो गया। कॉलिजन के बाद आप देखोगे कि ये एक कांटेक्ट ऑफ सरफेस मिलेगा। लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि अगर हम नॉर्मल फोर्स बनाना चाहें तो सबसे पहले सरफेस ऑफ कांटेक्ट को ढूंढते हैं। सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बाद एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एंड ये स्फीयर अगर मेरा 2 है और ये 1 है, तो ये वाला नॉर्मल फोर्स 2 पर अप्लाई होगा और 1 इस पर अप्लाई करेगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये मेरा वैल्यू एन नॉट है। एन नॉट क्या है? एन नॉट एक नॉर्मल रिएक्शन है जो 1 स्फीयर से 2 पर अप्लाई की गई। और नॉर्मल का फोर्स का नेचर तो जानते ही हो, कंप्रेसिव होता है। दूसरा अगर मैं इधर की तरफ बनाऊं तो इधर लिखोगे नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस बाय 1 और अप्लाइड बाय 2, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं। और इस पर एक नॉर्मल फोर्स पहले से लग रहा था, ये वाला N2 और ये वाला N2। अब यहाँ दो टाइप के नॉर्मल फोर्स है। एक नॉर्मल फोर्स वो है जो ड्यूरिंग इम्पैक्ट, यानी इनकी जब टक्कर हो रही है तो एक राइट में और एक लेफ्ट में लग रहा है, यानी सरफेस ऑफ कांटेक्ट के पास। दूसरा नॉर्मल वो है जो ग्राउंड के साथ लग रहा है। अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम पे जाऊं, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब, यहाँ पर N2 नॉर्मल फोर्स होगा बाय द ग्राउंड टू द बॉडी और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होगा बाय द स्फीयर to the ground. Similarly, this is the normal force applied by the surface to the sphere और ये डायरेक्शन होगी नॉर्मल फोर्स by the sphere to the surface। और यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लगे वो दोनों हैं। अब बताइए यहाँ पे सोचने वाली चीज क्या है? अगर मैं कॉलिजन से पहले पूछूं कि जो ये N2 है और ये N2 है और यहाँ पर जो ये N2 है, क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है? तो तुम ध्यान से देखो कि जो एक्स डायरेक्शन में नया नॉर्मल आया N0 ये तो आया, लेकिन इसका कोई भी असर बॉडी के वेट पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद कॉलिजन होगा और ये दोनों अलग अलग हट जाएंगे। तो जब ये अलग हटेंगे तो ये जो N0 की वैल्यू है, ये N0 और ये N0, ये दोनों N0 अप्लाई तो हुए, नॉर्मल रिएक्शंस भी हुए और थोड़ी देर के लिए
इतना हैवी कॉलिजन हो सकता है कि हो सकता है दोनों एक दूसरे में एम्बेडेड हो जाएं, हो सकता है दोनों टूट जाएं, हो सकता है दोनों डैमेज हो जाएं, और हो सकता है कि कुछ भी ना हो। पर जो भी फोर्स आएगा सडनली वो थोड़े से टाइम के लिए आएगा। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि जो एन नॉट फोर्स है, इसका ये तो होगा इम्पल्सिव नॉर्मल, लेकिन जो ये N2 है, ये वाला नॉर्मल होगा नॉन इम्पल्सिव। बात समझ में आ गई होगी। मतलब जो ग्राउंड और बॉडी के बीच में नॉर्मल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा इनके कॉलिजन होने से पहले और कॉलिजन होने के बाद, यानी टाइम के साथ कोई चेंज नहीं है। तो ग्राउंड और बॉडी के बीच का जो नॉर्मल है वो नॉन इम्पल्सिव है, लेकिन ड्यूरेशन जो कॉलिजन के टाइम का कॉन्टैक्ट सरफेस पर है वो इम्पल्सिव है। तो वही बात जस्टिफाई हो रही है कि ये केस डिपेंडेंट होता है। अब मान लो मैं इसकी दूसरी सिचुएशन बनाऊं यहीं पे, देखना अभी हम बात उसी की कर रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिया है, इम्पल्सिव नॉर्मल। अब इसमें चेंजेस क्या किए, देखना ये अपना सरफेस है। यहाँ पर अब ऐसे मान लो कि एक स्फीयर नंबर 2 ये है और एक स्फीयर नंबर 1 ये है। अब ये वाला स्फीयर नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी ऊपर से 2 की तरफ। जब ये 2 की तरफ आएगा, आने के बाद थोड़ी देर के बाद जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसमें कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने के टाइम पे क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा जो फील करेगा 1, अप्लाई करेगा 2, और ये है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा नॉर्मल फोर्स नीचे आएगा जो फील करेगा 2 और अप्लाई करेगा 1, और उसके बाद क्या होगा, ये जो बॉल नंबर 1 है ये फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये यहाँ पे रह जाएगा। अब हमें यहाँ पे बात किसकी करनी है कि इम्पल्सिव कौन-कौन हुआ, तो इसका एफवीडी बना के सोचो। जो बॉडी नंबर 2 थी, उस पर इनिशियली जो नॉर्मल फोर्स लगा था N2, जिससे मैंने डिनोट किया है, N2 का मतलब मेरा क्या है, N2 वो नॉर्मल फोर्स है, वो नॉर्मल रिएक्शन है जो सरफेस ऑफ अर्थ और बॉडी के बीच में लग रही है। तो N2 जो मैंने ऊपर की तरफ बनाया, इसका मीनिंग ये है कि बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, सरफेस अप्लाई कर रहा है। इसका जो रिएक्शन होगा वो इधर होगा, N2। ये नीचे की तरफ क्या मतलब है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस अप्लाइड बाय द 2। और ये ऊपर क्या हुआ, एक N1 यहाँ पर आया ड्यूरिंग कॉलिजन, ये अप्लाई किया 1 ने और फील किया 2 ने, और एक लगा ऊपर, ये भी आया। अब इसमें एक चीज देखो, क्या हमारे इसमें कोई चेंजेस आएंगे, यस आएंगे। कैसे, ये देखो, ड्यूरिंग कॉलिजन देयर इज ए कंपोनेंट ऑफ फोर्स, या तुम ये कह सकते हो कि जो N1 है ये वाला, इसका इम्पैक्ट नीचे की तरफ है इधर, और ये नीचे तक है। तो N2 का जो अब नॉर्मल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, N1 के इक्वल होगा। N2 इक्वल टू N1। अब सोचोगे सर ये N2 N1 के इक्वल कैसे हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक, अपनी बात हो रही है सिर्फ उतने टाइम की जब इसके बीच में कॉलिजन हुआ। पहले इसमें N2 था, फिर आराम से समझना कि ये स्पेयर रखा हुआ था, इसके ऊपर N2 लग रहा था, सुबह से शाम 10 दिन तक रखा रहेगा, लगता रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिस समय इसने इसको हिट किया, तो उस समय घड़ी देख लो 0 सेकंड हुआ, उसके कॉलिजन के बाद ये वापस जाएगा तो 1 सेकंड बाद वापस चला गया। तो मैं इस समय बात कर रहा हूँ N2 की उस वैल्यू को जब N2 की वैल्यू 0 और 1 सेकंड के बीच में थी। आराम से सुनो, टकराने से और टकराने के बाद अगर टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, एक, तो बताइए सरफेस और बॉडी नंबर 2 के बीच में जो N2 फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है 0 से 1 सेकंड के बीच में, क्या वो इम्पल्सिव है, तो आंसर है यस। क्यों, ऊपर से जब जर्क लगा तो नीचे तक आएगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जो कि बहुत छोटा है 0 और 1 सेकंड के बीच में, ये जो N2 नॉर्मल फोर्स है ये किस टाइप का फोर्स है, तो इम्पल्सिव कोई बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो रिलेटिव वर्ड है। तो हम बोलेंगे कि इस बार N2 भी इम्पल्सिव है और N1 भी इम्पल्सिव है। N1 है 1 और 2 के बीच में, N2 है बॉडी और ग्राउंड के बीच में। पर फिर मैं बोल दूं N2 इम्पल्सिव है, बट ओनली फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, कॉलिजन होने के बाद और हटने से पहले।
उस टाइम पर इस केस में N1 और N2 दोनों इम्पल्सिव नॉर्मल बोले जाएंगे। और पहले वाले केस में देखा था N2 नॉन इम्पल्सिव था, वो इम्पल्सिव था। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों इम्पल्सिव हो गए। तो ये सेकंड केस था। इसी टाइप से इसी का एक केस और डिस्कस करो। जैसे अब अभी जो मैंने बनाया था उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखना, अपने पास ये एक स्फीयर है, इसको मान लो 1 और यहाँ पर एक दूसरा स्फीयर है 2। दोनों का साइज ध्यान से देखो, मैंने बड़े और छोटे बनाए। 1 है उसका साइज बड़ा है और 2 का साइज छोटा है। अब ये इधर आ रहा है v1 स्पीड से और ये इधर आ रहा है v2 स्पीड से। अब देखिए क्या होगा, जब ये दोनों आपस में टच में आएंगे, ध्यान से समझना, ये पहला वाला स्फीयर था और ये दूसरा वाला स्फीयर है। ये देखो, ये ग्राउंड पर आए, एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा। अब करोगे क्या, कॉलिजन के बाद ये चेक करो कि वो सरफेस ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, तो ये मिला। अब इसमें ध्यान से देखो कि ये हमारा 2 है। अगर मैं इस तरफ एक लाइन बनाऊं और ये एंगल मैं 90 बोलूं, तो ये नॉर्मल फोर्स होगा जो फील करेगा स्फीयर 1 और अप्लाई करेगा 2, जिसको मैं n नॉट से लिखता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बना रखा है। दूसरा नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ जाएगा, जो फील करेगा 2 अप्लाई करेगा 1, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने n नॉट से लिख दिया। अब देखना आगे क्या होगा, ये जो नॉर्मल फोर्स है, अगर मैं यहाँ से एक जनरल लाइन खींच दूं, ज्योमेट्रिकल लाइन, ये इधर जा रही है और ये लाइन इधर जा रही है, तो यहाँ पे देखोगे कि जो नॉर्मल फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा इंक्लाइनेशन ले रहे हैं। इंक्लाइनेशन का मतलब, यहाँ पे देखो एक एंगल थीटा बन रहा है, इसी टाइप से हम यहाँ भी एक थीटा बना सकते हैं। इससे क्या हुआ, अगर मैं इस n नॉट के कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा n नॉट cos थीटा और यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा जिसका वैल्यू होगा n नॉट sin थीटा। इसी टाइप से अगर इसके कंपोनेंट बनाए इस वाले के, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा n नॉट sin थीटा और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगी वो होगी n नॉट cos थीटा। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये जो कॉलिजन के टाइम पर नॉर्मल रिएक्शंस एक दूसरे पे लग रहे हैं ना, वो तो इम्पल्सिव हैं। जैसे ही इनका कॉलिजन हुआ, जो कि मुश्किल से बहुत कम टाइम के लिए होगा, उन दोनों के बीच में तो है, लेकिन अपने पास एक नई चीज आ गई। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के सोचूं और ये मेरा सरफेस था, तो दोनों पे ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये N2 जिसको हम लोग बना रहे थे ना, N2, मैं बात कर रहा हूँ केवल कॉलिजन वाले टाइम की। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन है n नॉट, उसके पास दो कंपोनेंट भी है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। अगर मैं बात करूं स्फीयर नंबर 1 की, तो उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट n नॉट साइन थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, जो ग्राउंड और इस स्फीयर के बीच में लगने वाले नॉर्मल फोर्स को उस पर्टिकुलर टाइम पर चेंज करेगा। लेकिन अगर मैं स्फीयर नंबर 2 की बात करूं, तो उसके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट n नॉट साइन थीटा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब स्फीयर नंबर 1 पर नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है जो नॉर्मल को चेंज करेगा। कौन से नॉर्मल को चेंज करेगा, ग्राउंड और उस बॉडी के बीच में। जो स्फीयर नंबर 2 है उस पर वर्टिकल कंपोनेंट किधर है, नीचे की तरफ, यानी n नॉट साइन थीटा, तो वो n2 को चेंज करेगा। तो इस केस में अब क्या होगा, इस केस में भी जो n नॉट है यानी कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है, वो कैसा होगा, इम्पल्सिव। और जो n2 जिसको हम ले रहे थे ग्राउंड और बॉडीज के बीच में, वो भी कैसा होगा, इम्पल्सिव। तो यहाँ पर ये दोनों इम्पल्सिव फोर्स आ गए। तो इस टाइप से पहला वाला जो केस था, जब कॉलिजन हुआ था आइडेंटिकल बॉडीज के बीच में, तो ग्राउंड के साथ इम्पल्सिव नहीं था। लेकिन दोनों केसेस देखे, जब ऊपर से बॉडी डाली तो भी इम्पल्सिव हुए दोनों, और जब बॉडी का साइज अलग अलग था तो इनके कंपोनेंट बन गए, तब भी इम्पल्सिव हुए, क्योंकि एन फर्स्ट बॉडी के पास भी कंपोनेंट है, इसके पास भी कंपोनेंट है। तो इस तरह से जब हम डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल फोर्सेस इम्पल्सिव होगा नहीं होगा, तो केस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात है। अब इसमें एक और केस देखो, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी टाइप से इम्पल्सिव फ्रिक्शन को लेके। जैसे अभी जब आगे क्वेश्चंस करोगे तो ये सारे चीजें वहां पे काम आएंगी। आज तो मैंने स्टार्ट किया है, तो हम लोग करेंगे कॉन्सेप्चुअल डिस्कस, नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे। इम्पल्सिव
फ्रिक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे डिसाइड होगा? देखो एक चीज लेके चलो कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होता है। हमने फ्रिक्शन में पढ़ा है कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एन है, यानी अगर नॉर्मल फोर्स में चेंजेस होंगे तो फ्रिक्शन में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्पल्सिव फ्रिक्शन को लेकर। सोचो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि एक ये कोई वेज रखा हुआ है, ठीक, ये एंगल थीटा पर है, जल्दी जल्दी से इसको देखना है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक। मान लेते हैं कि एक कोई बॉल है जो एम मास की है, वो इधर से v वेलोसिटी से आ रही है। अभी जितना अच्छे से समझोगे यही सारी चीजें न्यूमेरिकल में होनी है, कुछ नया नहीं है। यहाँ से ये आया, ऐसे आएगी और इसके साथ टकराएगी, ये टक्कर हुआ, कॉलिजन हुआ। देखिए यहाँ नॉर्मल रिएक्शंस बने, एक यहाँ पे बनेगा जो वेज फील करेगा, बॉल अप्लाई करेगी। इसके जस्ट अपोजिट जो रिएक्शन होगा वो बॉल फील करेगी और वेज अप्लाई करेगा। तो ये जो नॉर्मल फोर्सेज है जिसको मैंने एन नॉट से लिखा हुआ है स्टार्टिंग से, तो बिना किसी हेजिटेशन के हम लोग बोल सकते हैं कि ये इम्पल्सिव होगा, ठीक। लेकिन हमें बात तो करनी है फ्रिक्शन की। अब यहाँ पे एक चीज ये सोचो कि जो फ्रिक्शन निकालोगे उसमें तो तुम्हें यहाँ नॉर्मल फोर्स चाहिए, ये तो ऊपर जाएगा ऐसे। तो फ्रिक्शन फोर्स जब लिखोगे तो वो होगा म्यू एन। अगर मैं बोलता हूँ कि वेज का मास कैपिटल एन है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा इतना। अब मुझे ये बताना है कि जो ये फ्रिक्शन लगेगा, अगर ये ब्लॉक से जो कॉलिजन है बॉल का, वो इसको इस वेज को मोमेंटम देने की कोशिश करेगा राइट साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ तक ठीक है। कितना अप्लाई होगा? आंसर है म्यू एन जी अप्लाई होगा, कैपिटल एन। पर ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या ये इम्पल्सिव फ्रिक्शन होगा? तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जब कॉलिजन होगा उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या नॉर्मल फोर्स चेंज होने जा रहा है। तो हमने देखा कि ये जो नॉर्मल फोर्स है, इस नॉर्मल रिएक्शंस का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो इस नॉर्मल फोर्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा हो। तो आंसर है नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स इस समय लगेगा वो नॉन इम्पल्सिव होगा, ऐसे। तो यहाँ पर हमने देखा जो फ्रिक्शन फोर्स का केस था वो इम्पल्सिव नहीं है, नॉन इम्पल्सिव। उसका रीजन क्या है कि अगर इसको एबीडी बना के सोचोगे ना, जो ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन निकालते हो N2 वाला, उस पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉलिजन है वो केवल एक्स डायरेक्शन में है, और नॉर्मल रिएक्शन केवल एक्स डायरेक्शन में मिले, वाई में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। हाँ, वाई में अगर मैं पूछूं क्या यहाँ फ्रिक्शन होगा, तो आंसर है बिल्कुल होगा। वो कितना होगा? म्यू एम जी, इम्पल्सिव नहीं होगा, ठीक। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लो ये डायग्राम में लूं ऐसे, इधर और इधर, और ये एंगल है थीटा। अब मैं अभी से बना के चल रहा हूँ क्योंकि काफी समझ गए हो। यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगता है N2, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है, एक है एक्शन जो वेज का ग्राउंड पर होगा और एक है ग्राउंड का वेज पर होगा, ये N2 लगा हुआ है। ये थीटा है, इसका कैपिटल मास है मैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये कोई आसमान में टंगी हुई चीज नहीं है, अर्थ पे रखी हुई है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैंने इसको एयर में टांग दिया हुआ है। अब सोचो इसमें कि अब जो बॉल आ रही है वो अगर ऐसे आए तो v वेलोसिटी के साथ, और इसका मास m है। अब कैसे सोचोगे? तो जब ये यहाँ पर आएगी, देखना ऐसे आएगी और इसको टच करेगी, टच करेगी तो ये कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस बनेगा। जब ये सरफेस बनेगा तो यहाँ पे तुम एक नॉर्मल फोर्स बनाओगे जिसकी वैल्यू हमने एन नॉट से लिखी है, और एन नॉट पीछे भी होगा, दोनों। और ये पता ही है एन नॉट का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस बाय वेज और अप्लाइड बाय बॉल। मैग्नीट्यूड में सेम होगा, मैंने ऐसे बना दिया। अब तुम फिर एक चीज नोटिस करो कि ये जो नॉर्मल इस बार बना वो एक हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल का वेरिएशन रखता है, ये देखो। अब फिर इनके कंपोनेंट अगर बनाना स्टार्ट कर दें तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा मिलेगा? एन नॉट कॉस थीटा। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? एन नॉट साइन थीटा। तो अब देखिए वेज के पास नॉर्मल रिएक्शंस के दो कंपोनेंट हैं, एक तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा इस नॉर्मल फोर्स के साथ साथ आ रहा है, ये देखो। इसी टाइप से अगर मैं बॉल की फीलिंग को शेयर करूं तो उस पर लगा एन नॉट इधर,
यहाँ कंपोनेंट बनाओगे तो ये आएगा n नॉट साइन थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट बनाओगे तो ये आएगा n नॉट कॉस थीटा। आ गया। अब यहाँ से अच्छे से ध्यान से देखो, और अगर इसके अच्छे नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को पॉज कर दो। पॉज करने के बाद अच्छे से बातें समझो और खुद के नोट्स बना के लिखो। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉल की, तो बॉल के पास नॉर्मल रिएक्शन एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में है। और अगर मैं वेज की बात करूं तो इस वेज को ध्यान से देखो तो उस पर भी कंपोनेंट दो हैं, एक इधर और एक इधर। हमें बात करनी है फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन फोर्स, अब इस समय कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल फोर्स के। अब बताइए, अब कॉलिजन कितना, ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा? फिर वही बात, कॉलिजन के टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इम्पल्सिव, और इम्पल्सिव वर्ड अगर आ जाए तो इम्पल्सिव कोई स्पेशल फोर्स नहीं होता है, ये एक केस है स्पेशल। जिस समय ये बॉल इस सरफेस से टकरा रही थी और टकराने के बाद गई, तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या फ्रिक्शन इम्पल्सिव बन सकता है? तो उसके लिए चेक करना है क्या नॉर्मल फोर्स उस समय चेंज होगा। कौन सा नॉर्मल? वेज और ग्राउंड के बीच में। तो ये डायग्राम साफ बता रहा है कि वैसे तो इसका N2 है, कॉलिजन से पहले इसका नॉर्मल फोर्स होगा N2, जिसकी वैल्यू होगी म्यू mg। कॉलिजन के बाद भी इसका नॉर्मल होगा N2, जिसकी वैल्यू होगी म्यू mg। वो तो बना रहेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं इम्पल्सिव की। तो इस समय जो N2 का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा? n नॉट साइन थीटा के इक्वल होगा। n नॉट साइन थीटा के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि इस शॉर्ट टाइम इंटरवल पर जो रिएक्शन है, जो नीचे की तरफ झटके से, जर्ग से इस पे लगेगी, वो n नॉट साइन थीटा लगेगी। तो इस समय अगर मुझे फ्रिक्शन बताना होगा तो आंसर होगा म्यू n2, और म्यू n2 की वैल्यू होगी n नॉट साइन थीटा। और ये वाला जो फ्रिक्शन है ये अब बन जाएगा इम्पल्सिव। इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स भी इम्पल्सिव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट इज केस डिपेंडेंट। यही बात मैंने बोली थी कि नॉर्मल रिएक्शन और इम्पल्सिव फ्रिक्शन ये केस डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ से कुछ आइडिया लग गया होगा। एक लास्ट बचा हुआ है जिसका नाम है टेंशन। टेंशन फोर्स जो होता है वो भी केस डिपेंडेंट है, इम्पल्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको अगर जल्दी से समझना हो तो 3 केस में ये क्लियर हो जाता है। मान लो, हाँ, यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि रॉड के केस में जो टेंशन होती है वो ऑलवेज इम्पल्सिव होगी, क्योंकि रॉड में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। स्प्रिंग के केस में हमेशा नॉन इम्पल्सिव होगी। ये बात दिमाग में रखना। अगर रॉड कोई क्वेश्चन में दी गई है और रॉड पे कोई बॉल कहीं टकरा रही है तो हमेशा इम्पल्सिव लेना उसकी टेंशन को, और अगर स्प्रिंग दी गई है तो हमेशा नॉन इम्पल्सिव लेना। अब यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एक थ्रेड, स्ट्रिंग, और एक ये बॉडी है, स्पेयर है, यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है। बोलो अगर मैं m मास की एक बॉल को लाऊं और इससे यहाँ पे टक्कर होती है, तुम्हें बताना है कि यह टेंशन इम्पल्सिव होगा या नॉन इम्पल्सिव होगा। तो बेस्ट तरीका है, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और सोचो, आंसर करो, फिर इस पे टैली करो और देखो तुमने क्या सोचा था। ओके, हो गया। अब जब ये बॉल इससे टकराएगी तो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट बनेगा, यहाँ पे n नॉट आएगा। अब स्पीड बन जाएगी, यहाँ पर n नॉट आएगा, और इसका mg है वो यहाँ पे काम करेगा। हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन से अच्छे से जानते हो, टेंशन का वैल्यू किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा। तो क्या इस mg पर या इस टेंशन पर x डायरेक्शन के इन नॉर्मल रिएक्शंस का जो इम्पल्सिव है कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इस केस में जो टेंशन होगी वो नॉन इम्पल्सिव होगी। ठीक। मान लो अब मैं दूसरी सिचुएशन लूं ऐसे। अब एक कोई ऐसा क्वेश्चन आगे हमें मिला जिसमें यहां से बॉल आ रही थी v वेलोसिटी के साथ, देखना यहाँ पर जाएगी और ये टकराएगी। टकराने के बाद ये कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगा, यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स निकलेगा वो n नॉट होगा। अब n नॉट के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगा। थीटा बनाने के साथ यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा n नॉट कॉस थीटा, यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा n नॉट साइन थीटा। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है वो टेंशन की डायरेक्शन में है। तो इस सिचुएशन में जो
टेंशन है, स्ट्रिंग है, वो सिलेक्ट कर जाएगी। सिलेक्ट कर जाएगी इसका मतलब उसमें नया टेंशन तो डेवलप नहीं हुआ। और सबसे अच्छा तरीका है इस चीज को पहचानने के लिए कि अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें स्ट्रिंग टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, तो वो टेंशन इम्पल्सिव होगी। और अगर ऐसा कोई चांस नहीं बन रहा है तो वो नॉन इम्पल्सिव होगी। यहाँ पर जो एन नॉट लगेगा वो क्या करेगा, इस बॉडी के वेट का जो फोर्स लग रहा था स्ट्रिंग पे उसको कम कर रही है। मतलब स्लेक्ट टेंडेंसी की तरफ जा रही है, टूटने की टेंडेंसी नहीं बन रही है। तो इस केस में भी जो टेंशन होगी वो भी नॉन इम्पल्सिव ही होगी। ठीक। अब अगर इस सिचुएशन को थोड़ा अलग से देखा जाए, मान लो ऐसा कोई बॉडी है और बॉल यहाँ से आ रही है, ये आ गई। जब ये इससे टकराएगी कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगा, एन नॉट यहाँ पर आएंगे, हम कंपोनेंट फिर बनाएंगे थीटा। अब यहाँ पे तुम लोग समझ जाओगे कि ये एन नॉट कॉस थीटा बनेगा और ये एन नॉट साइन थीटा बनेगा। अब यहाँ पर जो एम जी तो पहले से ही था, एन नॉट साइन थीटा और आ गया उसी कॉलिजन की वजह से। तो अब इस टेंशन में जो जर्क लगा उसकी टेंडेंसी है कि हो सकता है कि स्ट्रिंग टूट जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे स्ट्रिंग टूट भी सकती है तो उसको बोला जाता है इम्पल्सिव। तो फर्स्ट केस में टेंशन नॉन इम्पल्सिव है, सेकंड में स्लैक होने की वजह से नॉन इम्पल्सिव है, बट यहाँ पर जो टेंशन है वो होगी इम्पल्सिव। तो ये था हमारा मतलब काफी दिन के बाद लोगों के लेक्चर स्टार्ट हुए हैं। तो ये अभी जो हमने किया है वो है इम्पल्सिव फोर्स का डिस्कशन। कल जितनी थ्योरी हमने इतनी पढ़ी है उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। थैंक यू।